आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा सेशन रहेगा एमसीक्यूज ऑन जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी मोर स्पेसिफिक फिजिक्स के नियर अबाउट 25 क्वेश्चन जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। क्वेश्चंस को देखेंगे, एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम फिजिक्स में ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स का यूज करती हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती क्या है? जैसे सपोज करो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के आगे पीछे मून जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये आपको पता है। ये मून एक तरह की नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जो रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ। बट हम भी तो सैटेलाइट छोड़ते हैं स्पेस में, कितने सारे मिशन होते हैं इसरो के। वो जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, चाहे कम्युनिकेशन के लिए चाहे डिफेंस के लिए, उनको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए किसी ना किसी वेव को तो यूज करती होंगी ना। अर्थ से आप सिग्नल वहां पर भेजते हो और वहां से सिग्नल डिफरेंट प्लेसेस पे जाता है। तो कौन सी वेव का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट? क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ 1016 सीरीज, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स का यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का या माइक्रोवेव्स का? तो इसका आंसर है माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स का यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए करते हैं। माइक्रोवेव्स क्या होती है? देखो, हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये आपको समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें जो वेव्स आती हैं उनका नाम से ध्यान से सुनना। उसमें आती है गामा रे, उसमें आ जाती है एक्स रे, उसमें आ जाती है हमारी यूवी रे, उसमें आ जाती है हमारी विजिबल लाइट जो हमें दिखता है, विबग्योर जो हमें 7 कलर दिखते हैं रेनबो में, विजिबल लाइट वो भी इसमें आ जाती है। उसके बाद हमारी इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं, उसके बाद आ जाती है हमारी माइक्रोवेव्स, और उसके बाद आ जाती है हमारी रेडियो वेव। ये सारी क्या है? ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये सारी वेव्स जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनकी क्या क्वालिटी है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो माइक्रोवेव्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ठीक है। माइक्रोवेव्स को यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आपके घरों में माइक्रोवेव ओवन होते हैं, ठीक है, ओवन में भी माइक्रोवेव्स का ही यूज किया जाता है। तो माइक्रोवेव्स मेनली कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, जहां पर हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट करना हो, वहां पर हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। इसी तरह रेडियो वेव्स का भी कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है रेडियो में दूरदर्शन वगैरह, ये सारे रेडियो वेव्स का यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, ठीक है। गामा रेज जो होती हैं, इनकी हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं टिश्यूज को मारने के लिए, किसी टिश्यू को डैमेज करने के लिए, कैंसर को खत्म करने के लिए हम गामा रेज का यूज कर सकते हैं। एक्स रेज तो आपको पता ही है, जब आप सपोज करो अगर किसी की बॉडी में अगर कोई मसल्स में या बोन्स में कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो एक्सरे के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं, हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, तो आपको पता है। विजिबल लाइट होता है जो हमें दिखते हैं कलर्स, ये सारे विजिबल लाइट में आ जाते हैं। इंफ्रारेड रेज क्या होती है? जो सूरज में हीट रेडिएशन होते हैं उनको हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं। और माइक्रोवेव्स तो हमने देख लिया कम्युनिकेशन, और रेडियो वेव्स भी कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। देखो, आने वाले टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनमें इन वेव्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं डालूंगा, तो आपको ये वेव्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन को हम कवर करें। सेकंड क्वेश्चन इज एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू। देखो, सूरज में एनर्जी बनती है कॉन्टिन्यूसली। सूरज, देखो सूरज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है ना सन। अब उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिससे वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी दे रहा है। देखो, वो धूप की फॉर्म में हमें एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहा है, उसी एनर्जी से प्लांट्स खाना बना रहे हैं, ठीक है, और हम भी इंफ्रारेड रेज को यूज कर रहे हैं। अब एनर्जी किस वे में सन में प्रोड्यूस होते हैं वो हमें बताना। न्यूक्लियर फिशन से प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन से, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी से। तो एनर्जी जो सन में क्रिएट होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूज होना, दो या दो से ज्यादा चीजों का मिलना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है, कहां पर? हाइड्रोजन होता है सन में। हाइड्रोजन क्या होता है? वो सन में मिलता है और क्या बनता है? हीलियम। क्या बनता है? हीलियम बनता जाता है। मतलब ये रिएक्शन चलती जाएगी, हाइड्रोजन आपस में मिलते जाएंगे और हीलियम बनते जाएंगे। ये एक फ्यूजन हो रही है, मतलब ये दो स्मॉल हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके आपस में हीलियम को बना रहे हैं। तो ये फ्यूजन है, जब दो या दो से ज्यादा स्मॉल जो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में और एक बड़ा एलिमेंट या मॉलिक्यूल बनाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। तो सन में क्या हो रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन मिलके और हीलियम बना रहे हो। जब भी ऐसी रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, ये आपने याद रखना है। इसी का उल्टा होता है फिशन। फिशन में क्या होता है? एक हैवी एटम डिसइंटीग्रेट, टूट जाता है छोटे छोटे स्मॉल एटम्स में या एलिमेंट्स में, तो उसको हम बोलते हैं फिशन। जैसे आपको पता है यूरेनियम टूट जाता है, ठीक है, आपने सुना हुआ है यूरेनियम 238 टूट जाता है और हमारे पास डिफरेंट छोटे छोटे एलिमेंट्स बन जाते हैं, तो वो फिशन होता है। तो एनर्जी सन में जो क्रिएट होती है वो किसकी वजह से होती है? आपने याद रखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज
आर नोन एज, 1 किलो में थाउजेंड्स होते हैं ना, आपको पता है 1 किलोग्राम में थाउजेंड्स ग्राम होते हैं। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोला जा सकता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि साउंड्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है उसको क्या कहते हैं। देखो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के यूनिट है, जो साउंड्स 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है उसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स। मतलब हमारे जो कान है ना वो कितनी साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की साउंड। अगर 20 हर्ट्ज से कम साउंड होगी तो भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे जो साउंड्स जिनकी वॉल्यूम जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। और जो 20 किलो हर्ट्ज होगी अपर रेंज, अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी, 20 हर्ट्ज क्या होता है मिनिमम साउंड जो एक इंसान डिटेक्ट कर सकता है, अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उसे बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। तो ये आपको याद रखना। जैसे सपोज करो जब अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक आता है तो हमें तो पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब उसकी वजह से हमारी अर्थ शेक करेगी। बट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे बोला जाता है डॉग्स होते हैं, ये बार्किंग स्टार्ट कर देते हैं अर्थक्वेक आने से पहले। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द रीजन इज दैट कि ये जो डॉग्स है ना इनकी जो सुनने की कैपेबिलिटी है वो 20 हर्ट्ज से कम भी है, मतलब ये इंफ्रासोनिक वेव्स को भी सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए अर्थक्वेक का आने से पहले इनको वेव्स जो है वो डिटेक्ट हो जाती हैं। बट हमारे ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज से बाहर नहीं सुन सकते, नहीं डिटेक्ट कर सकते, इसलिए हमें अर्थक्वेक से आने का पता नहीं चलता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद है। इसी टेक्नोलॉजी इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम यूज करते हैं जब सपोज करो शिप में अगर चल रहा है समुद्र के बीच में, अगर कोई आपको दूसरी शिप की पता करना है कि वो कहाँ पर है एनिमी शिप, अब आप वहां पर आवाज तो नहीं आएगी समुद्र में, आप कैसे पता करोगे कि एनिमी की शिप है? आप अल्ट्रासोनिक वेव्स का वहां पर यूज करते हो। तो डिफरेंट कंसेप्ट है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक वेव्स के। आपने सिंपल एग्जाम के लिए ये याद रखना है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ऑडिबल साउंड है, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक है जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक है वो भी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। आई होप ये क्वेश्चन आपको कवर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी, देखो ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर जनरल साइंस में देखा भी था, इन्वायरमेंट वाले लेक्चर में भी देखा था कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, अगर तो ट्रोपोस्फेयर में है, आपको पता है हमारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो थर्मो, अगर तो ट्रोपोस्फेयर में है तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। बट अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में है, ट्रोपो के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है, तो ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो वही बता रहा है कि अर्थ को किससे प्रोटेक्ट करती है, एक्स-रे से प्रोटेक्ट करती है, विजिबल से, अल्ट्रावायलेंट या इंफ्रारेड से। तो किससे प्रोटेक्ट करती है? अल्ट्रावायलेंट रे से प्रोटेक्ट करती है। अगर अल्ट्रावायलेंट रेज अर्थ में आ जाती हैं तो स्किन कैंसर हो सकता है, और भी बहुत सारी स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, प्लांट्स की लाइफ डैमेज हो सकती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेंट रेज को नीचे नहीं आने देती। अब अल्ट्रावायलेंट रेज ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? तो ये सूरज जो है ना हमारा सन, ये डिफरेंट तरह की रेडिएशन अमिट करता है। 3 मेन रेडिएशन यहाँ से निकलती हैं, एक अल्ट्रावायलेंट, एक विजिबल और एक इंफ्रारेड। ये तीनों आपको याद रखनी है, ठीक है। ये 3 सन से मेन रेडिएशन निकलती हैं। अल्ट्रावायलेंट को तो ओजोन लेयर रोक लेती है, विजिबल लाइट अर्थ में पहुंचती है, उसी की वजह से हम देख पाते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो ये विजिबल लाइट की वजह से ही, रिफ्लेक्शन की वजह से आप देख पा रहे हो। थर्ड वन है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज होती है हीट रेडिएशन। आप सूरज की धूप में बैठते हो, अभी आप गर्मियां आ रही हैं तो बाहर ज्यादा बैठोगे तो गर्मी फील होती है ना, तो वो किसकी वजह से होती है? इंफ्रारेड रेज की वजह से। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एक्वायर्स द स्फेरिकल शेप ड्यू टू, अगर बारिश की बूंदें ऊपर से आ रही हैं, आसमान से आ रही हैं आपकी तरफ, उसका जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेयर की शेप में होता है। ऐसा क्यों होता है? किस प्रोसेस की वजह से जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप में होता है? सरफेस टेंशन की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से? तो ये होता है मेनली ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो हमारे रेन ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। अब सरफेस टेंशन होती क्या है वो समझते हैं। देखो ये एक पानी का बकेट है, इसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब सपोज ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, ये क्लास 11 12 का कंसेप्ट है, इतना इजीली आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं सिंपल वे में समझाऊंगा जितना आपके कंपिटिटिव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगर सपोज करो मैं ये सेंटर वाले वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ये सेंटर वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसको मैंने हाईलाइट करा है, इस मॉलिक्यूल पे इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लगे, तो इसमें हर जगह पे इक्वली फोर्स लगेगी। ये ना ऊपर जाएगा, ना राइट जाएगा, ना लेफ्ट, ना नीचे जाएगा, ठीक है, ये फिक्स है। अब सपोज करते हैं, अब ध्यान से देखना,
अब सपोज करते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल, ये सरफेस है ना, इस टब की ये सरफेस है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ध्यान से सुनना, ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पर है, सरफेस के ऊपर। अब देखो इस वाटर मॉलिक्यूल नीचे तो खींचने वाले मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या इसको ऊपर खींचने वाला कोई वाटर मॉलिक्यूल है, नहीं है। जब इसको कोई ऊपर नहीं खींचे, सभी नीचे खींचे, इसका मतलब क्या है, एक टेंशन डेवलप होगी। टेंशन मतलब होता है कि फोर्स डेवलप हो रही है, जो फोर्स क्या कर रही है, इस वाटर को नीचे की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से ये वाटर ऊपर ना जाने के बजाय नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब नीचे तो वो आ नहीं सकता, इसका मतलब ये पानी सुकड़ के इसी एरिया में रह जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सरफेस टेंशन, ठीक है। अब रेन वाटर के केस में क्या होता है, जब पानी की बूंदें ऊपर से नीचे आती है ना, तो वो क्या करता है, पानी उसको अंदर अंदर अपनी तरफ खींचता शुरू हो जाएगा, ठीक है। सभी मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ खींचते शुरू, जब उसको अंदर अंदर खींचते शुरू हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक स्फीयर की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, हमारा रेन वाटर स्फेरिकल शेप में होता है। आई होप ये चीजें आपको समझ आई, अगर नहीं भी आई हैं तो आप याद कर लो कि सरफेस टेंशन की वजह से रेन वाटर स्फेरिकल शेप में होता है, इससे बाहर क्वेश्चन इस प्रोसेस में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज न्यूटन। ये न्यूटन का कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई मूव कर रहा है तो वो मूव में ही रहेगा, या अगर कोई एक डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में ही रहेगा, वो अपनी डायरेक्शन मोशन रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो ये न्यूटन का कौन सा लॉज है, 9th में आपने पढ़ा हुआ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि ये इनर्शिया को ही डिफाइन करता है। इनर्शिया भी यही कहता है, इनर्शिया क्या होता है, आपकी इनएबिलिटी, आप खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप अगर बैठे हो, आप खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते, आप बोलोगे नहीं हम तो मूव कर लेते हैं, तो भाई जब आप मूव करते हो तो फोर्स लगाते हो ना। यही कंसेप्ट है यहाँ के, अगर आपने मूव करना है, रेस्ट से मोशन में आना है या मोशन से रेस्ट में जाना है, तो आपको फोर्स चाहिए, जब तक फोर्स नहीं है आप मूव नहीं कर सकते। जैसे बोतल, मेरे सामने भी एक पानी की बोतल पड़ी हुई है, अब ये पानी की बोतल बोले मैं खुद ब खुद चलते शुरू हो जाऊंगी तो ये पॉसिबल नहीं है, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगी। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि इनएबिलिटी है हर एक बॉडी की, वो खुद ब खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। इसी तरह न्यूटन का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ कहता है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, ठीक है। यहीं से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसके रिलेटेड न्यूमेरिकल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सेलरेशन दे दी जाती है, मास दे दिया जाता है, आपको फोर्स निकालनी होती है, फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आजकल गांधी जी वाला टाइम तो है नहीं, आप किसी को एक थप्पड़ लगाओगे तो वो दूसरा गाल आगे करेगा, आज आप किसी को थप्पड़ लगाओगे वो आपको वापस थप्पड़ लगाएगा। तो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपने थप्पड़ नहीं लगाना है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी भी इक्वल फोर्स आप पे लगाएगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो, आप एक बॉल लेते हो, आप दीवार के ऊपर, ये आपकी वॉल है, आप एक बॉल लेते हो और इस दीवार के ऊपर फेंक देते हो, ठीक है। तो आपने बॉल दीवार के ऊपर फेंकी, दैट इज एक्शन। अब इन टर्न क्या होगा, ये दीवार पकड़ के रखेगी थोड़ी बॉल, ये बॉल को आपकी तरफ ही वापस फेंकेगी, मतलब आपकी तरफ बॉल वापस आएगी, दैट इज नोन एज रिएक्शन। अब क्या, फोर्स इक्वल होगी बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर तो इक्वल और अपोजिट होती है फोर्स, तो जितनी तेज ये जानी चाहिए उतनी तेज ही आनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि नेचर में और भी बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं। अगर बाकी सारी फोर्सेस को हम कैंसिल कर दें ना, तो जितनी तेज आप बॉल दीवार की तरफ फेंकोगे ना, उतनी तेज बॉल वापस भी आएगी। तो आई होप ये न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन आपको कवर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन साइमन। साइमन एक यूनिट है, उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसको मेजर किया जाता है, आप करते हो ना सेल्सियस में, आज टेम्परेचर इतना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे मास, आपका मास केजी में मेजर हो सकता है, वही कह रहा है कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम साइमन्स में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मैग्नेटिक फ्लक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है उसको हम साइमन में मेजर करते हैं। अब कंडक्टेंस होता क्या है, देखो पहले रेजिस्टेंस समझो क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस समझ आ गया, कंडक्टेंस भी आ जाएगा। देखो आपकी एक वायर है, ये वायर है, यहां से करंट फ्लो कर रही है। जब भी वायर से या कोई भी चीज जहां से करंट फ्लो कर रही है, तो ये जो वायर या कोई भी चीज होगी ये करंट को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। यही जो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रोकने का काम, दैट इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम। अगर रेजिस्टेंस, कोई चीज करंट के फ्लो को रोक रही है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अगर इसी का उल्टा हो जाए, कोई चीज करंट के फ्लो को बढ़ाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडक्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अब उसके यूनिट क्या हो जाएंगे,
ओम का उल्टा कर दो, ओम इनवर्स। ठीक है, अगर इसका यूनिट ओम है, रोकने वाले के यूनिट ओम है, तो जाने वाले के यूनिट क्या होंगे, ओम इनवर्स। इसको मो भी कहते हैं। मो क्यों कहते हैं, ओम का उल्टा कर दो, एम एच ओ एच एम ओम होता है, एम एच ओ मो। और तीसरा इसका यूनिट होता है साइमन। तो आपने याद रखना है कंडक्टेंस के 3 यूनिट हम यूज करते हैं मेनली, ओम इनवर्स, मो प्लस साइमन। तो यही क्वेश्चन था आपका कि साइमन जो है वो किसके यूनिट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अगर आपको रेजिस्टेंस के पूछ लिए होते तो आपने क्या करना था, ओम पे मार्क करना था। आई होप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने पहले भी देखा होगा। तो रेजिस्टेंस के यूनिट, कंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस कंडक्टर, तो ये सारे हम कवर करेंगे। देखो अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है ना, जनरल साइंस में प्रॉब्लम, तो आप बोल सकते हो, मैं स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड वीडियोस भी ला सकता हूँ, बट एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे तो डिफरेंट फ्रेम्स जो है हम कवर कर पाएंगे, इसलिए मैंने एमसीक्यूज लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश। एंगुलर वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, देखो पहले समझो वेलोसिटी क्या होती है। एक होती है लीनियर वेलोसिटी, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो वहां पर कंसेप्ट आता है लीनियर वेलोसिटी का। लीनियर वेलोसिटी मतलब सिंपल वेलोसिटी जो आपने पढ़ी है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब फर्क क्या है यार, कुछ भी फर्क नहीं है। ये एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब ना आप एंगल पे मूव कर रहे हो, मतलब आपने थोड़ा कर्व में मूव कर रहे हो या सर्कल पे मूव कर रहे हो, तो एंगल्स की बात हो रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होगा। जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन होती है, लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। जैसे यहाँ पर ध्यान से सुनना, जैसे लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में जैसे डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम टॉर्क की बात करते हैं। जब एंगल्स की बात होती है तो इन टर्मिनोलॉजीज के नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा फीचर भी इनका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक स्पेस और इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब फोर्स बाय चार्ज, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह फोर्स पर यूनिट मास होता है तो आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये क्या होती है, फील्ड क्या होती है, फील्ड क्या होती है, आप सिंपल लैंग्वेज में सोचो अगर, तो फील्ड क्या होती है, एक ऐसा एरिया जहां पर आपका आधिपत्य है, मतलब वहां पर आपकी कमांड है, तो वो एक फील्ड है। जैसे सपोज करो एक चार्ज है, यहाँ पर सेंटर में एक चार्ज है, इसकी ये फील्ड है। फील्ड कहने का मतलब अगर इसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आने की कोशिश करेगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये इसकी फील्ड है। तो फील्ड जो है वो निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ये कौन सा चार्ज होता है, जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाय चार्ज। अगर सपोज करो ग्रेविटेशनल की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। उनमें मास है, जैसे सन है, देखो सन है, अब सन की कोई बाजुएं थोड़ी है जो बाहर निकली हुई हैं अर्थ को अपनी तरफ खींच रही हैं, नहीं, अर्थ का भी मास है, सन का भी मास है, और जब भी दो बॉडीज उनका कुछ ना कुछ मास हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बाय फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सन कहां तक किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच सकता है, जहां तक उसकी फील्ड है। उसकी फील्ड निकालने का क्या तरीका है, फोर्स डिवाइडेड बाय जिस ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो सपोज को ये अर्थ को खींच रहा है, तो फील्ड हो जाता है फोर्स बाय मास। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने याद रखना है। अगर इसी तरह मैं आपको पूछ लूं फोर्स पर यूनिट मास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास जो होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, फील्ड का कंसेप्ट है कहां तक उसकी रेंज है, कहां तक वो अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज फील्ड। तो ये आपको कवर करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूरी इज यूनिट ऑफ, क्यूरी किसका यूनिट है, टेम्परेचर, रेडियो एक्टिविटी, एनर्जी या हीट। क्यूरी किसका यूनिट होता है, क्यूरी यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट जो है वो हमने देख लिया, सेल्सियस भी हो सकता है, ठीक है, सेल्सियस। बट अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, सिस्टम इंटरनेशनल जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, वो कौन सा होता है, केल्विन स्केल, ठीक है। इनकी कन्वर्जन पे भी मैं एक आधा क्वेश्चन आपको पढ़ा दूंगा बाद में। एक फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है, फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। ये तीन तरह के मेनली स्केल जो होते हैं टेम्परेचर के रिलेटेड। रेडियो एक्टिविटी में को हम मेजर करते हैं बैकरल, बैकरल ही मेन यूनिट होता है। इसी तरह हम क्यूरी में भी मेजर करते हैं। तो ऑप्शन में पेपर में जो भी आए आप दोनों अकॉर्डिंगली मार्क कर सकते हो। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव फिनोमिना होता है जब एक अनस्टेबल एलिमेंट, देखो यूनिवर्स का एक रूल है, फिजिक्स पता है क्या, फिजिक्स को समझना है ना तो एक ही चीज आपने समझनी है, नेचर लव सिमेट्री। आप जिस मर्जी से प्यार करते हो वो मैटर नहीं करता, हमारे लिए यही मैटर करता है कि नेचर को क्या पसंद है। नेचर को पसंद है सिमेट्री, ये याद रखना। नेचर को किससे प्यार है, सिमेट्री से। मतलब नेचर को हर चीज सिमेट्रिकल चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब कोई भी चीज अनस्टेबल नहीं हो सकती, हर एक पर्सन को स्टेबिलिटी की तरफ जाना होता है।
आप कई बार जाते हो ना, कई बार जाते हो, सपोज करो आप कहीं पार्टी करने जा रहे हो, उस दिन आप अनस्टेबल होते हो, यू आर एंजॉइंग, उसके बाद थोड़ी देर में घर आओगे तो धीरे 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 स्टेबल हो जाते हो। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी परमानेंट नहीं है, धीरे धीरे वो भी सॉल्व होके आप स्टेबल हो जाओगे। तो नेचर का रूल है, हर पर्सन जो है वो स्टेबल होना चाहता है। इसी तरह अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, रेडियो एक्टिविटी यही है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो अनस्टेबल है, वो स्टेबल होना चाहता है, तो अनस्टेबल चीज स्टेबल कैसे होगी? एनर्जी को रिलीज करके। जब वो एनर्जी रिलीज करती जाएगी तो वो धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। दिस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। एक हाईली अनस्टेबल एलिमेंट एनर्जी को रिलीज करेगा और स्टेबल हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो इसके यूनिट क्या है? बैकरेल और क्यूरी। देखो फिजिक्स नेचर की स्टडी है, अपनी डेली लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। एनर्जी के यूनिट जूल है, हीट एक फॉर्म की एनर्जी है तो इसके यूनिट भी जूल है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच ऑफ दीज फोर्सेज? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंसेप्ट है आपको समझना है। कहता है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो इनमें से कौन सी फोर्स के लिए अप्लाई होता है? ग्रेविटेशन के लिए अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक के लिए अप्लाई होता है, मैग्नेटिक के लिए अप्लाई होता है, और ऑल ऑफ द अबव। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूनिवर्सल है, कोई भी फोर्स हो, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी इक्वल फोर्स लगाएगी पहली बॉडी पे। तो चाहे वहां पे ग्रेविटेशन हो, इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आई होप ये क्वेश्चन आपको कवर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट हुक्स लॉ? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है हुक्स लॉ? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हुक्स लॉ को अपनी लैंग्वेज में हुकी लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, हुक्स लॉ क्या कहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट, लॉ को समझना, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। तो ये तो आगे फिजिक्स की लैंग्वेज जो कि हमें समझ नहीं आती, हम देसी लैंग्वेज में समझ। कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब सपोज करो आप एक रबड़ की बात करते हो, आपके पास एक रबड़ है, ठीक है, आप उस रबड़ को खींचना शुरू हो जाते हो, आप उसको थोड़ा खींचोगे वो वापस अपनी जगह में वापस आ जाएगा, और ज्यादा खींचोगे वो अपनी जगह में वापस आएगा, बट इतना ज्यादा खींचोगे वो टूट जाएगा, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। ये होता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट होती है वो लिमिट जहां तक अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हो तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है, दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। मतलब कह रहा है हुक्स लॉ कहता है कि एक तो इलास्टिक लिमिट में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आप जितना स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना स्ट्रेन होगा। मतलब स्ट्रेस होता है फोर्स अप्लाई करना टू चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, तो आप जितनी फोर्स लगाओगे ना किसी बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए, उतनी उस बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप जितना रबड़ ज्यादा तेजी से खींचोगे उतना ही वो खींचने होगा और अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा। तो यही हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है कि आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी एरिया में, स्ट्रेन होता है कि कितनी बॉडी की शेप चेंज हो रही है, मतलब लेंथ चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल एरिया कितना था, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रेशर? तो प्रेशर के लिए ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ स्केलर क्वांटिटी बट ओबेज वेक्टर लॉ और नन ऑफ द अबव, ठीक है। देखो ये तो इतनी हार्ड स्टेटमेंट है, ये तो समझ ही नहीं आएगी, इसको छोड़ दो। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी? सिंपल सा क्वेश्चन है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके लिए एक फिक्स डायरेक्शन, मतलब जहां पर हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत ना पड़े। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी हो, ठीक है, दैट इज नोन है वेक्टर क्वांटिटी। पहले तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पेपर के लिए ये भी बन गया, स्केलर और वेक्टर क्या होता है। अब प्रेशर क्या है, स्केलर या वेक्टर? तो मैं आपको बता दूं प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ऑल्दो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया को भी हम वेक्टर लेके चलते हैं, ध्यान से सुनना, एरिया ऐसे वेक्टर होता नहीं है बट इसको हम वेक्टर लेके चलते हैं। बट प्रेशर स्केलर है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है ना वो फिक्स है, वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के, ठीक है, और एरिया भी परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही लग रहा है, हमें पता है प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर ही लग रहा है। तो क्या आप मानते हो कि इसकी डायरेक्शन बताना जरूरी है? तो इसकी डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे ही हमेशा लगेगा, इसीलिए प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये मोस्ट सिंपल वे था कि मैं आपको प्रेशर का स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है समझा सकूं, ठीक है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए जैसे वेलोसिटी जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, जैसे एक्सेलरेशन जो है, फोर्स ये है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। ऑन द अदर हैंड आपका अगर जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, स्पीड है वो स्केलर है, ठीक है, स्पीड है जो स्केलर क्वांटिटी, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम? हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया अपने पहले क्वेश्चन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है?
मैंने आपको बताया था एक्सरे, गामा, यूवी, इंफ्रारेड सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस स्पीड से चलती हैं वैक्यूम में। वैक्यूम होती है खाली जगह जहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल नहीं है। अब हम जैसे हमारे आगे पीछे एटमॉस्फेयर, हम उसको वैक्यूम नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर बहुत से पार्टिकल्स हैं। तो वैक्यूम में स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है 3 लाख, ध्यान से सुनो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब लाख में कितने यूनिट जीरोज होते हैं? 5 होते हैं ना। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर को, तो 1000 मीटर हो जाएगा, मतलब 10⁻³ हो जाएगा ना ये। 1000 का मतलब 10⁻3। तो पहले 10⁻5 था, फिर 10⁻3 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड पूछी है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड दिया हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की जगह, तो कंफ्यूज नहीं होना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड को ही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 3 × 10⁵ × 10⁻³ कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस इन वी नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग? ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हीट एनर्जी टेक प्लेस नहीं करती बिटवीन द गैस एंड सराउंडिंग? देखो ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ये अब सिलेंडर है आपका एलपीजी का, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, और ये बाहर आपकी सराउंडिंग आ गई। अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती सिस्टम, मतलब गैस और सराउंडिंग में? कौन सा फिनोमेना होता है, कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। जब भी किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइसोथर्मल का मतलब आइसो मीन्स होता है सेम, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, ठीक है। अगर हमारा सिस्टम और सराउंडिंग सेम टेम्परेचर में आ जाए, दैट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर क्या, ये मैंने 2 टब बनाए, यहाँ पर भी पानी पड़ा, यहाँ पर भी पानी है, बट फर्क है, यहाँ पर मैंने पानी गर्म करके डाला हुआ है और यहाँ पर ठंडा पानी है, ठीक है। इसके बीच में लोहे की रॉड है, मान लेते हैं ये लोहे की रॉड। अब क्या होगा लोहे की रॉड की वजह से? लोहा आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये जो गर्म पानी है इसकी वजह से ये ट्रांसफर होके ये पानी जो ठंडा पानी था ये भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक टाइम पे आके ये दोनों बराबर टेम्परेचर में आ जाएंगे। मान लेते हैं ये दोनों कितने टेम्परेचर में आ गए? 15 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों आ गए। अब 15 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या? आइसोथर्मल, मतलब अब ये दोनों सेम टेम्परेचर में। जब भी कोई दो सिस्टम और सराउंडिंग सेम टेम्परेचर में आ जाएंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोकोरिक, आइसो मतलब होता है सेम, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। तो जब भी वॉल्यूम सेम हो जाए दैट इज नोन एज आइसोकोरिक। बारिक का मतलब होता है प्रेशर, क्योंकि बार आपको पता है प्रेशर का यूनिट होता है ना, तो आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर। तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द आई डिफेक्ट व्हेन अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली? नोन एज। 10th में लाइट यूनिट था, हमें बहुत डिफिकल्ट लगता था, वहीं का ये क्वेश्चन है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि वो कौन सा आई डिफेक्ट है जिसमें एक पर्सन पास वाले ऑब्जेक्ट को तो इजिली देख लेता है बट दूर वाला ऑब्जेक्ट देखना मुश्किल है, ठीक है, उसको हमें बताना। जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं ना, हमें अपनी नोटबुक से तो दिख जाता है, बट बोर्ड से टीचर पढ़ा रहे तो हम लास्ट बेंच में बैठे हमें नहीं दिखता है। उस प्रोसेस, मतलब वो कौन सा आई का डिफेक्ट है हमें वो बताना है, उसको बोलते हैं माइओपिया। माइओपिया होता है नियर साइटेडनेस, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। नियर साइटेडनेस मतलब जब हम नियर साइटेड मतलब जब हम पास का देख सकते हैं बट दूर का नहीं देख सकते, दैट इज नोन एज माइओपिया। हाइपरमेट्रोपिया उसका उल्टा, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब हम दूर का देख सकते हैं बट पास का नहीं देख सकते। अभी तो आपको मैंने बताया, आपको याद रहेगा, बट एग्जाम में ये भूल जाता है माइओपिया कौन सा था, हाइपरमेट्रोपिया कौन सा था। इसको याद रखने का तरीका है, माइओपिया छोटा है मतलब पास का देख सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा है, स्पेलिंग बड़ा है, इसका मतलब हम इसमें दूर का देख सकते हैं। ऐसे याद कर लो, किसी भी तरह से याद कर लो, आपने क्वेश्चन ही अपना ठीक करना। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज के साथ होता है, जब ओल्ड एज आ जाती है तो आपको पता है ना पास का सही दिखता है ना दूर का, तो वो प्रेस बायोपिया वाला केस होता है। इन तीनों के लिए हम इलाज कर सकते हैं कैसे? लेंस लगा के, ठीक है। किसी के लिए कन्वेक्स लेंस चाहिए होगा, किसी के लिए कनकेव लेंस चाहिए होगा, तो इन तीनों को हम कन्वेक्स या कनकेव लेंस लगा के या बाईफोकल लेंस लगा के ठीक कर सकते हैं। बट कैटरेक्ट, जिसको आप मोतिया कहते हैं, ये जो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटरेक्ट को किसके थ्रू ठीक किया जा सकता है, ऑप्शन में होता है, पहले होगा कन्वेक्स लेंस, सेकंड होगा कनकेव लेंस, थर्ड होगा बाईफोकल लेंस, फोर्थ होगा नन ऑफ द अबव। तो आपने कहां पे मार्क करना है? नन ऑफ द अबव में, क्योंकि कैटरेक्ट इन सब में से ठीक नहीं होता। कैटरेक्ट को ठीक करने का एक ही तरीका, आपकी सर्जरी होगी। क्या होगी? सर्जरी। तो ये आपको याद रखना है। इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट लेंस, बट कैटरेक्ट के लिए सर्जरी ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ कनकेव मिरर विल फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमें बताना है कि कौन से केस में कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, अब देखो, पहले आप देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती क्या है। देखो, दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। ठीक है, रियल का मतलब असली इमेज, असली इमेज मतलब जो नेचुरली बनती है। जैसे सपोज करो ये मिरर है, ये मिरर है, ध्यान से समझना, ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर ये बना देते हैं हम। आप मिरर के आगे खड़े हो जाओ, वो आपका प्लेन मिरर, आपके घर पे जो आप शीशा देखते हो ना, वो प्लेन मिरर होता है। अब देखो, प्लेन मिरर में क्या होता है कि एक साइड तो है मिरर जो आपको दिखा है, दूसरी साइड में कोई रफ सरफेस है, वहां पर आपको नहीं दिखेगा। अब आप अपनी शक्ल मिरर में देखते हो, अब आप क्या देखते हो कि वो शक्ल जो आपकी बन रही है ना, जो आपकी इमेज बन रही है, वो मिरर के पीछे बन रही होती है, पीछे जाके कहीं। अब आप पीछे जाते जाना मिरर से, देखना इमेज भी मिरर के अंदर पीछे जाती जाती होगी। क्या वो आपकी रियल इमेज है? नहीं, आप तो मिरर के अंदर गए ही नहीं, बट आपकी इमेज पीछे पीछे जा रही है, वो होती है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट जहां पर है उसकी रियल इमेज वहीं पर बननी चाहिए, मतलब उसी एटमॉस्फेयर में बननी चाहिए। जैसे अगर आप यहां पर हो, आप मिरर के अंदर नहीं जाते, तो मिरर के पीछे इमेज आपकी बननी ही नहीं चाहिए, आपकी इमेज यहाँ की मिरर के सामने बननी चाहिए। अगर सामने ही कहीं बन रही है तो रियल इमेज होगी, अगर मिरर के पीछे जाके बनती है जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। तो ये सिंपल था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। अब रियल इमेज जहां पर मैक्सिमम बनती है ना, वहां पर इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती है, बट वर्चुअल इमेज जहां पर बनती है वहां पर मैक्सिमम सीधी इमेज बनती है। इरेक्ट बोलते हैं सीधी को, इन्वर्टेड बोलते हैं उल्टी को। ठीक है, अब आप प्लेन मिरर है आपके पास, आपके घर में प्लेन मिरर है, क्या आप अपनी शक्ल मिरर में देखते हो क्या उल्टी बनती है? आपकी टांगे ऊपर और सिर नीचे होता है? ऐसा नहीं होता है, वो वर्चुअल इमेज बनती है, इसलिए वो इरेक्ट भी होती है। अब कह रहा है कि कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनाता है। देखो, कनकेव मिरर, ध्यान से सुनना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कनकेव मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कौन सी इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड। बट एक केस में, एक ही ऐसा केस है जब वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वो कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में लाई करता है। जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में लाई करता है, तब कनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, अदरवाइज वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। कनकेव मिरर इस तरह का होता है। ठीक है, सपोज करो ये होता है पोल, मिरर का सेंटर, इसको बोलते हैं पोल, और यहाँ पर होता है फोकस। ठीक है, फोकस बेसिकली क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के मिड में होता है। ठीक है, ये बहुत इन डेप्थ चला जाएगा, आप याद रखना, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखा है तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। बाकी सारे केसेस में जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बट अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी, आपने याद रखना है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? कनकेव मिरर में इमेज रियल इन्वर्टेड बनती है, बट एक केस में वर्चुअल इरेक्ट बनती है। वो कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। और कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। एग्जामिनर एक्सेप्शन पूछता है, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या थी कनकेव मिरर की? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में लाई करता है, तो आपने एक्सेप्शंस को नहीं छोड़ना, क्योंकि एक्सेप्शंस इज द बेस्ट टारगेट ऑफ योर एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज? कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो रेजिस्ट करता है, रोकता है फ्लो ऑफ चार्ज को, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर आपकी वायर भी हो सकती है और भी कोई भी चीज हो सकती है, जब वो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कोई भी वाइब्रेशन, एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार वाइब्रेट करती है। एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार वाइब्रेट करती है। जैसे आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली, उसको बोलते हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 52 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब वो एक सेकंड में 52 टाइम्स वाइब्रेट कर चुके हैं, वो अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुकी होती है। तो फ्रीक्वेंसी के ऐसा यूनिट क्या होते हैं? हमने अभी क्वेश्चन देखा है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्ज होंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया? हर्ट्ज। ये तो सिंपल था। तो ऐसे यूनिट फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन हीट रेडिएटेड फ्रॉम सन एज वेल अर्थ? देखो, सन से हीट रेडिएशन आ रही है और ये हमारी अर्थ है, धरती माता है हमारी। देखो, ये सन से हीट रेडिएशन आ रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, इसी तरह ये अर्थ पे गिरने के बाद, सरफेस पे गिरने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होती है टूवर्ड्स द सन, आउटर सरफेस में जाती है। इन दोनों के आते हुए सूरज की रेडिएशन और जाते हुए सूरज की रेडिएशन जो है, उनको एक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं गैस एब्जॉर्ब करती है। तो कौन सी गैस है जो मैक्सिमम इनको एब्जॉर्ब करती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? ये हीट रेडिएशन को
ट्रैप करती है, इसकी वजह से ग्लोबल जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसी की वजह से क्या होता है बाद में जाके ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी का लेवल राइज हो रहा है, जिसके लिए पेरिस क्लाइमेट के रिलेटेड पेरिस जो है वो पेरिस में अभी मीटिंग भी हुई थी 2015 में, जिसमें बोला गया कि हमने अर्थ के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देता है, बट आईपीसीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो आपने कम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है, आपने सिर्फ फिजिक्स का एग्जाम नहीं देना, आपको इन्वायरमेंट, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबको ना साथ लेके पढ़ना होता है। ठीक है, इसलिए हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, डिफरेंट लेक्चर्स वहां पर पड़े हुए हैं, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, देन इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, आप उन सबको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, अगर बॉडी का मोमेंटम डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, बट सिंपल न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो सबको पता होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो पता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। आपको ये भी पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर किसके बीच में रिलेशन बताना है, मोमेंटम, वो कह रहा है कि अगर बॉडी का मोमेंटम डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, अगर मुझे यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी की जगह मोमेंटम डालना है तो मुझे यहाँ पर मास है और वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसका मतलब हमें मास का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब हम मास का स्क्वायर करें मतलब ऊपर मास को मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m। एम बी आपका क्या होता है पी, एम बी की जगह पी डाल दो तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m। सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ध्यान से सुनो, ऊपर में मास को मल्टीप्लाई करूंगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा एम, एम वी क्या हो गया पी, तो ये ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोमेंटम डबल हो रहा है, मोमेंटम की जगह पी की जगह 2p हो रहा है। अब पूछा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो ध्यान से देखो 2p हो रहा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। तो जब भी मोमेंटम किसी बॉडी का डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बिकम्स 4 टाइम। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर डबल बोल रहा है तो उस चीज को डबल करके आप आंसर देखो, अकॉर्डिंगली आपकी जो मेन क्वांटिटी है वो डबल हो रही है, हाफ हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन रह गए, कवर कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत लेंथी हो गया, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप 1-2 बार देख लेना इसको, तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें, आप रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन डैश ऑफ द बॉडी। एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम होती है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये उसी थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत मुश्किल लग रही है थ्योरम, तो ये इतनी मुश्किल है नहीं। इंपल्स क्या होता है, देखो इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, जब भी कोई फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है ना, हम उसे कहते हैं इंपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेटर जो है, क्रिकेट की बात करते हैं तो एक फील्डर है, बैट्समैन बॉल को हिट करता है, बॉलर उसको कैच कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, देखो वो बॉल जो आ रही है वो बहुत फास्ट आ रही है और आपके हाथ के लिए में उसने स्मॉल टाइम के लिए टच करना है। तो जब भी आप कैच करते हो तो आपके हाथ में पेन तो होता है, पेन, हाथ में पेन होने का मतलब है आपका मोमेंटम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, मोमेंटम। ठीक है, तो जब भी कोई फोर्स है, एक लार्ज फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंपल्स, जब भी कहीं पर इंपल्स होगा उससे क्या होता है, बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम क्या चेंज हो, मोमेंटम चेंज होने का मतलब वेलोसिटी बॉडी की चेंज हो जानी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉलर बॉल करवा रहा है, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो अब देखो अब विराट कोहली खेल रहा है, अब विराट कोहली को बहुत जोर से शॉट लगाने की जरूरत नहीं है, वो कई बार सिर्फ बैट आगे रख ही देता है बॉल में, तो तब भी बाउंड्री निकल जाती है ड्यू टू हिज टेक्निकल स्किल। अब इसमें क्या हो रहा है कि बॉल आ रही है बहुत फास्ट, फोर्स बहुत ज्यादा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए बैट के साथ उसको डायरेक्शन दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए एक्ट करिए, वो किसका केस बन गया, इंपल्स। जब भी इंपल्स होता है तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज, तो बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो बाउंड्री निकल जाएगी। तो जब भी फोर्स जो है वो किसी बॉडी में एक्ट करती है किसी टाइम के लिए, तो उससे क्या चेंज होता है, बॉडी का मोमेंटम। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो ह्यूमन आई की अगर हम बात करें, ह्यूमन आई में अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, तो जैसे ये ह्यूमन आई है मान लेते हैं, इसमें जो लाइट कितनी एंटर करेगी वो कौन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर आइरिस होते हैं, आइरिस कंट्रोल करते हैं बेसिकली। आइरिस कंट्रोल करते हैं साइज ऑफ प्यूपिल को। प्यूपिल जो होता है ना, सबसे बाहर जो आपको विजिबल पोर्शन होता है आई का, दैट इज नोन एज प्यूपिल। जो आप देखते हो ये किसी का ग्रीन कलर का है, किसी का ब्लू कलर का है, ये प्यूपिल होता है। ये प्यूपिल का साइज कौन रेगुलेट करता है, इरिस, और इरिस ही कंट्रोल करता है। देखो जब आप ध्यान से सुनना इस चीज को, इस कंसेप्ट को समझना, ह्यूमन आई हम कभी किसी और लेक्चर में कवर करेंगे पूरा, बट इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना।
आप कई बार रूम में बैठे होते हो, डार्क रूम में, तो आपकी आंखें पूरी पूरी खुल जाती हैं ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपके प्यूपिल का साइज बढ़ रहा है। प्यूपिल का साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी इंटर हो आंखों में, तभी तो आपको ऑब्जेक्ट दिखेंगे। आप अंधेरे कमरे में बैठे, आपको कोई दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा लाइट आपको अंदर जाएंगी उतने चांसेस है आपकी आंखों में दिखेगा कुछ। तो इसका मतलब है प्यूपिल का साइज बढ़ेगा। प्यूपिल के साइज को कौन रेगुलेट कर रहा है? आइरिस। इसका मतलब आइरिस ही कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट इंटर करेगी। अब इसी का अपोजिट होता है जब आप धूप में जाते हो। आप रूम में बैठे हो ना, आप अचानक 12 बजे निकल के धूप में चल जाना, देखना आपकी आंखें आप बंद नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। आंखें बंद हो जाती है ना, इसका मतलब क्या है कि प्यूपिल का साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्यूपिल के साइज को कम कौन कर रहा है? आइरिस। क्योंकि आइरिस को पता है बाहर धूप बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा लाइट हमारी आई के लिए जरूरत नहीं है। तो देखो कौन कंट्रोल कर रहा है प्यूपिल के साइज को? आइरिस। इसका मतलब आइरिस ही कंट्रोल कर रहा है कि लाइट कितनी एंटर करेगी हमारी आई के अंडर। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। ह्यूमन आई पे मैं आपको डेडिकेटेड एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें एमसीक्यूज भी कवर करूंगा, ह्यूमन आई के कंसेप्ट भी बताऊंगा, और जो लाइट रिलेटेड, कनकेव, कन्वेक्स रिलेटेड, इनके यूज, इनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज टॉपिक, इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में क्या चीज होती है ये पूछ रहा है। देयर इज नो कंडक्शन बैंड, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी वाइड, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी नैरो, द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब ध्यान से सुनना, एक होता है बैलेंस बैंड, चाहे इंडक्टर हो चाहे कंडक्टर हो, ठीक है, इंसुलेटर हो, सबके केस में क्या होता है? एक होता है बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड क्या होता है? जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन हर एक एटम में लाई करते हैं। एक होता है उसके ऊपर कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड होता है कि जहां पर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखो इतना आपको इन डेप्थ नहीं पूछेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस केस में क्या होता है। अब कंडक्टर में केस में क्या होता है? ये कंडक्शन बैंड जो है ये बैलेंस बैंड के ऊपर ही लाई करता है, ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं। इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन बैंड में है, इसका मतलब वो हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते रहते हैं। बट इंसुलेटर के केस में क्या होता है? बैलेंस बैंड नीचे होता है और कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ये नहीं है कि आप वुड की बात करो, लकड़ी की बात करो। अब लकड़ी भी तो एटम के मॉलिक्यूल से बनी हुई है, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट नहीं करी? उसका रीजन ये है कि जो वुड है उसमें बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है, बट कंडक्शन बैंड बहुत दूर है, उसके बीच में बहुत ज्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। आप थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी, आप वुड की लकड़ लेके जाके आप बिजली की तारों को ठीक कर देते हैं, आपको करंट नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा गैप है। अगर आप थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी ले भी लोगे तो ये बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंचेगा, और जब तक नहीं पहुंचेगा वुड के केस में आपको करंट नहीं मिलेगी। अब आसमानी बिजली पड़ रही है, जो लाइटनिंग हो रही है, उसमें आप लकड़ लेके चले जाते हो, आप बोलोगे मैं आसमानी बिजली को रोक लूंगा, मुझे करंट नहीं पड़ेगी, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि उसके बाद आप नहीं बचोगे। कई बार क्या होता है, वुड के ऊपर भी आसमानी बिजली पड़ जाती है और पूरी वो वुड जो है किसी पेड़ पे पड़ते है, वो पेड़ पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आसमानी बिजली है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। वो क्या करती है, चाहे जितना मर्जी बड़ा इंसुलेटर क्यों ना हो, बट उसके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को उठा के कंडक्शन बैंड में पहुंचा ही देती है। इसका मतलब वो कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना डेप्थ में नहीं जाना, आपने सिंपली यही समझना है, कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, इसलिए वो हर टाइम कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर के केस में क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल अच्छा काम कर रहा है कुछ आपके लिए, तो आपको शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि यू आर और एसेट्स, तो आपको ये, आपका ये फर्ज बनता है, ठीक है, हमारे प्रति। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल दें, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर क्विज भी होता है, प्लस द हिंदू न्यूज़पेपर वहाँ पर शेयर किया जाता है, और जो भी डिटेल्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो आपको वहाँ पर डिस्कस की जाती है। वो एक डिस्कशन ग्रुप है, आप क्वेश्चन भी वहाँ पूछ सकते हो। प्लेलिस्ट में जाएं, डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड वहाँ पर सेशंस पड़े हुए हैं, उसमें हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, एमसीक्यूज भी पड़े हुए हैं, प्लस लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं पॉलिटिक्स, हिस्ट्री वगैरह, और डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।